और ये ठंडा में शेक हेलो एवरीवन। आज हम वेलकम इन वन शॉट डीबीएमएस सीरीज। आज का हमारा टॉपिक है नॉर्मलाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डीबीएमएस का। ये मान लीजिए आपकी नॉर्मलाइजेशन, जब हम डेटाबेस को डिजाइन करते हैं तो नॉर्मलाइजेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और इसी कंसेप्ट के बेस पर हम अपना डेटाबेस बनाते हैं, या यूं कहें कि जो डेटाबेस डिजाइनर है वो कॉम्प्लिकेटेड डेटाबेस को सिंपलीफाई करते हैं। चलिए उसी टॉपिक पर आज हम डिस्कशन करते हैं। नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी सिस्टमैटिक अप्रोच है जिसके द्वारा हम डेटाबेस में डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं और एफिशिएंटली उस डेटा को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मेंटेन करते हैं। इससे फायदा ये होता है कि डेटा रिडंडेंसी रिड्यूस होती है और डेटा की इंटीग्रिटी इंप्रूव होती है। इस नॉर्मलाइजेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, जो प्राइमरी गोल है, वो सिंपल सा है। वो ये है कि इसके द्वारा हम अपने डेटाबेस को डिवाइड करते हैं, छोटे छोटे रिलेशंस के अंदर, छोटी छोटी टेबल्स के अंदर हम डिवाइड करते हैं और ऐसे स्ट्रक्चर को बनाते हैं जो सूटेबल होता है, सिंपलीफाई होता है। और इसका मेन कंसेप्ट होता है हमारी जो डेटा डुप्लीकेसी है उसको रिमूव करना। दैट इज द मेन ऑफ द नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन का मेन है डेटा डुप्लीकेसी को रिमूव करना। जब डेटा डुप्लीकेसी रिमूव होती है तो हमको एक्यूरेट डेटा मिलता है। इससे हम डेटा डिपेंडेंसी को इंश्योर करते हैं। किस फॉर्म के अंदर? लॉजिकल फॉर्म के अंदर इस डिपेंडेंसी को हम एश्योर करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कि क्या क्या की कंसेप्ट है नॉर्मलाइजेशन के। फर्स्ट, क्यों नॉर्मलाइजेशन यूज में लेते हैं? सबसे पहला जो अभी हमने डिस्कस किया, रिडंडेंसी को रिड्यूस करना, ठीक है ना, और इनकंसिस्टेंसी को रिड्यूस करना। ये बहुत कॉमन टर्म्स है, रिडंडेंसी, इनकंसिस्टेंसी, जो हमने हमारी प्रीवियस सीरीज के अंदर अच्छे से डिस्कशन कर ली है। नेक्स्ट होता है डेटा इंटीग्रिटी को मेंटेन करता है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में अभी हमने बात किया कि बड़ी टेबल को कई टेबल्स में, दो या दो से ज्यादा टेबल्स के अंदर ब्रेक डाउन किया जाता है। और जब इसको ब्रेक डाउन करते हैं तो ब्रेक डाउन करने के लिए हम नॉर्मल फॉर्म्स का यूज करते हैं। ये जो अलग अलग फॉर्म के अंदर, अलग अलग स्टेप्स के अंदर हम इस प्रोसेस को प्रोसीड करते हैं तो उसको हम बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन या नॉर्मल फॉर्म्स। बेसिकली नॉर्मलाइजेशन की 6 फॉर्म्स होती हैं। फर्स्ट एनएफ बोलते हैं, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। सेकंड एनएफ, थर्ड को थर्ड एनएफ, और फोर्थ बीसीएनएफ, बॉयसी कोड नॉर्मल फॉर्म, जिसको बीसीएनएफ कहते हैं। फिफ्थ पे आता है फोर्थ एनएफ और सिक्स पे आता है फिफ्थ एनएफ। ये 6 स्टेप्स होते हैं नॉर्मल फॉर्म के, जिसके द्वारा हम डेटा को सिंप्लीफाई करते हैं। अच्छा, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, जरूरी नहीं है कि आपको इन 6 प्रोसेस से मूव करना पड़े, 6 स्टेप्स, 6 फॉर्म से मूव करना पड़े। अगर आपका किसी रिलेशन या आपका कोई एग्जाम्पल रिलेशन जो है उसका नॉर्मलाइजेशन फर्स्ट एनएफ में ही हो गया तो वो सेकंड एनएफ में नहीं जाएगा। अगर सेकंड में, फर्स्ट में नहीं हुआ तो वो सेकंड में जाएगा। यानी सेकंड की फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या होगी कि वो फर्स्ट एनएफ में होना जरूरी है। अगर सेकंड एनएफ में जाके उसका नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया तो वो थर्ड में नहीं जाएगा। अगर थर्ड में, सेकंड में नहीं हुआ तो वो थर्ड में जाएगा। और जब वो थर्ड में जाएगा तो थर्ड की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होगी कि वो रिलेशन सेकंड एनएफ का होना चाहिए। ठीक है, तो इसी तरीके से हम इस स्टेप्स को आगे बढ़ाते हैं। अब एक्चुअल में जब हम देखते हैं कि नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट क्या है, जो अभी हमने डिस्कशन किया, डेटा इंटीग्रिटी मेंटेन करना, उसके बाद में एफिशिएंट क्वेरी को प्रोसेस करना, ठीक है, और स्केलेबिलिटी, यानी जब हम डेटाबेस को एक्सटेंड करते हैं, इजी टू एक्सटेंड, आसानी से डेटाबेस को एक्सटेंड कर सकते हैं, और रिडंडेंसी को मिनिमाइज करना, ये बेसिक हमारे बेनिफिट्स हैं नॉर्मलाइजेशन के। चलिए आज हम बात करते हैं पहले फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म पे। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म जो है वो बेसिक लेवल है नॉर्मलाइजेशन का,
या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि जो दूसरी नॉर्मलाइजेशन फॉर्म्स है उनका ये फाउंडेशन है। फर्स्ट एनएफ का सबसे पहला क्राइटेरिया है एटमिसिटी। एटमिसिटी कहता है कि भैया हर कॉलम के अंदर, हर सेल के अंदर एक इंडिविजुअल वैल्यू होनी चाहिए, इसको बोलते हैं एटॉमिक वैल्यू, यानी मल्टीपल वैल्यू नहीं होनी चाहिए। अगर मल्टीपल वैल्यू है तो हम उसको रिमूव कर देंगे, यानी हम उसको अलग अलग रिकॉर्ड्स के रूप में शो करेंगे। फिर यूनिकनेस होनी चाहिए, कोई भी ग्रुप्स या एरे या वैल्यूज रिपीट नहीं होनी चाहिए। तीसरी, हर रो यूनिक होनी चाहिए, आइडेंटिफिएबल होनी चाहिए, यानी हम उसको एक्सेस कर सके ऐसा होना चाहिए। ये 3 मेन फीचर हैं नॉर्मलाइजेशन फर्स्ट एनएफ के। इसका बेसिक सिंटैक्स क्या है, हम किसी भी रिलेशन में ये चेक करेंगे कि भैया उसमें सिंगल वैल्यू है क्या, कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई ग्रुप रिपीट हो रहा हो, या कोई ऐसा तो नहीं है कि डुप्लीकेट रो पड़ी हो। अगर ये चीजें हैं तो हम इसको रिमूव करेंगे। जब इसको रिमूव करेंगे तो हमारी फर्स्ट एनएफ कंप्लीट हो जाएगी। जस्ट सी दिस एग्जांपल। हमने एक एग्जांपल लिया है जो अननॉर्मलाइज है। हमने एक कस्टमर टेबल ली है, कस्टमर आईडी हो गया, कस्टमर नेम और फोन नंबर, ठीक है। ये सारे कस्टमर आईडी हैं और ये कस्टमर के नेम है, ये उसके फोन नंबर। अब ये मिस्टर जॉन ड्यू है, इसके 2 फोन हैं जो अलग अलग एक ही रो में, एक ही कॉलम के अंदर आ रहे हैं, एक ही सेल के अंदर आ रहे हैं। दिस इज द मेन ड्रॉबैक ऑफ दिस टेबल। अब हम क्या करेंगे नॉर्मलाइजेशन में, इस मल्टी वैल्यू, ये क्या हो गया मल्टी वैल्यू, एक ही सेल में एक से ज्यादा वैल्यू का होना मल्टी वैल्यू कहलाता है। हम केवल फर्स्ट एनएफ में इस मल्टी वैल्यू को रिमूव करेंगे और रिमूव करने के लिए इस तरीके से हम इसके रिकॉर्ड को डिफाइन करेंगे। और ये जब हम इस तरह का इस मल्टी वैल्यू, यानी हर सेल में केवल एक ही वैल्यू होनी चाहिए, हर कॉलम के अंदर एक ही वैल्यू होनी चाहिए, तो यहां पर हमारा फर्स्ट एनएफ का टारगेट कंप्लीट हो जाता है। अगर कोई रिलेशन इस तरीके से होता है, उसका अगर यहाँ पे सिंप्लीफाई हो जाता है उसका स्ट्रक्चर, तो वो फर्स्ट एनएफ के अंदर ही उसका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है, उसका नॉर्मलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। अगर मान लो किसी रीजन से फर्स्ट एनएफ में ये नॉर्मलाइजेशन कंप्लीट नहीं होता, तो उसको हम सेकंड एनएफ की तरफ मूव करते हैं। तो अब हम डिस्कशन करेंगे सेकंड एनएफ की। सेकंड एनएफ फर्स्ट एनएफ के ऊपर बिल्ड होता है। उसमें जो मेन कंडीशंस हैं वो ये है कि भैया वही वाली बात, रिपीटेड ग्रुप नहीं होना चाहिए, पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, और पार्शियल डिपेंडेंसी को हमको यहाँ पे रिमूव करना होता है। इसीलिए इसके जो मेन फीचर है वो भी यही है कि एलिमिनेट पार्शियल डिपेंडेंसी, इंप्रूव डेटा इंटीग्रिटी यानी यूनिकनेस, और सिंप्लीफाई रिलेशनशिप, कि जब हम उसमें सिर्फ हमको देखना है कि हम यहाँ पे फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी को यूज करते हैं। दैट इज द मेन कंसेप्ट ऑफ दिस नॉर्मलाइजेशन, कि हम सेकंड एनएफ में क्या मेंटेन करते हैं, फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी को मेंटेन करते हैं। अब इसको जो बेसिक स्ट्रक्चर है, हम यहाँ पे क्या करेंगे कि प्राइमरी की को आइडेंटिफाई करेंगे, हम डिफरेंट तरह के चेक्स को लगाएंगे और ये वेरीफाई करेंगे कि भैया नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कौन सा है जो कि प्राइमरी की पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है ना। हम केवल वही रिलेशन बनाएंगे जो प्राइमरी की पर डिपेंड करे, और इसके लिए हम क्या करेंगे, अपनी टेबल को स्प्लिट करेंगे अगर जरूरत पड़ी तो। अगर ऐसे हमारे टेबल में रिलेशन है, हमारे ऐसे रिलेशन में ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जो प्राइमरी की पे फुली फंक्शनली डिपेंड नहीं करते हैं, हम उसको स्प्लिट कर देंगे और उसकी नई टेबल क्रिएट कर देंगे। सी दिस एग्जांपल, ये एक छोटा सा मैंने एग्जांपल लिया स्टूडेंट डेटाबेस से, जिसमें एट्रीब्यूट्स है स्टूडेंट आईडी, कोर्स आईडी, स्टूडेंट नेम, कोर्स नेम और मार्क्स, ये हमारे एट्रीब्यूट्स हैं। अब जब हम इसको शो करते हैं तो यहाँ पर हमारे इस टेबल में जो हमारी की बनेगी वो कंपोजिट है। कंपोजिट की के बारे में पहले डिस्कशन कर चुके हैं। जब एक से ज्यादा प्राइमरी की होती है तो उसको बोलते हैं कंपोजिट प्राइमरी की, ठीक है। अब यहाँ पर ये 2 कंपोजिट की है। अब जब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं तो हम ये बताते हैं सिंपल सी, अब कंपोजिट में जब 2 लिए तो क्यों लिए, क्योंकि कुछ ऐसे कॉलम हैं जो पार्शियली डिपेंड करते हैं की पे। तो हम यहाँ पे देखेंगे भैया स्टूडेंट नेम पर केवल स्टूडेंट आईडी डिपेंड करती है, ठीक है ना। स्टूडेंट नेम है जो स्टूडेंट आईडी पे डिपेंड करता है, जबकि कोर्स आईडी पे नहीं करता है, दैट इज द पार्शियल, ठीक है ना। उसी तरीके से जो कोर्स नेम है वो कोर्स आईडी पे तो डिपेंड करता है लेकिन स्टूडेंट आईडी पे डिपेंड नहीं करता है, ये पार्शियल रिलेशन हो गया। मार्क्स जो है वो स्टूडेंट आईडी पे डिपेंड करता है न कि कोर्स आईडी पे। तो ये हमारी फंक्शनल
पार्शियल डिपेंडेंसी थी, हम क्या करेंगे सेकंड एनएफ के अंदर इस पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव करके हमारा जो रिलेशन क्रिएट करेंगे वो फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी वाला क्रिएट करेंगे। अब हमने क्या किया, इस सेकंड एनएफ में कन्वर्ट करने के लिए जो पार्शियल डिपेंडेंसी थी उसको रिमूव कर दिया, यानी हमारे इस रिलेशन को दो रिलेशन में स्प्लिट कर दिया, तीन रिलेशन में स्प्लिट कर दिया। पहला रिलेशन बना स्टूडेंट टेबल जिसमें स्टूडेंट आईडी स्टूडेंट नेम हो गया, दूसरा कोर्स टेबल जिसमें हमने स्टूडेंट आईडी और कोर्स नेम बना दिया, और तीसरा हमने बनाया एनरोलमेंट टेबल, क्योंकि हमको जब दोनों के डेटा फैच करने तो दोनों को हमने जुड़ा दिया और मार्क्स को हमने किस में रख दिया, एनरोलमेंट टेबल के अंदर रख दिया। इस तरीके से हमने हमारे इस रिलेशन का सेकंड नॉर्मलाइजेशन कर दिया, और अगर ये रिलेशन यहीं पे बाहर हो जाएगा क्योंकि इसका प्रॉपर्ली नॉर्मलाइजेशन हो गया। लेकिन कुछ ऐसे भी रिलेशन होते हैं जिनका सेकंड एनएफ में भी नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है, उस कंडीशन में हम उसको मूव करवाते हैं थर्ड एनएफ में। थर्ड एनएफ का मेन कंसेप्ट जो होता है वो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को रिमूव करना। हमने अपनी प्रीवियस सीरीज के अंदर ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी के टाइप्स पर डिस्कशन किया था, वहां पे थी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी यानी इनडायरेक्ट डिपेंडेंसी। हम यहाँ पर थर्ड एनएफ में क्या काम करते हैं, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को रिमूव करते हैं। इसीलिए जब हम फीचर्स की बात करते हैं थर्ड एनएफ के फीचर्स की, तो उसमें सबसे पहले आता है कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को रिमूव करेंगे, उसके बाद में फंक्शनल डिपेंडेंसी को प्रिजर्व करेंगे, यानी देखेंगे कि भैया जब डेटा हम जोड़ रहे हैं तो ऐसा नहीं हो कि किसी रिकॉर्ड का हमको लॉस हो जाए, रिडंडेंसी को अवॉइड करेंगे और डेटा इंटीग्रिटी को इंप्रूव करेंगे। ये चार बेसिक फीचर्स हम थर्ड एनएफ में काम लेते हैं। इसका ये सिंपल सा सिंटैक्स है, इसमें सिर्फ यही है कि भैया थर्ड एनएफ में वही रिलेशन आएगा जो सेकंड एनएफ में होगा। नॉन प्राइम एट्रीब्यूट जो कि ट्रांजिटिवली डिपेंड करते हैं प्राइमरी की पे, उसको हम हटा देंगे, ठीक है ना, उसको हम अलग से एक रिलेशन में दे देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर सुपर की कंसेप्ट आता है, ठीक है। इस सुपर की कंसेप्ट को हम शो करने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमने एक स्टूडेंट टेबल ली जिसमें हमारे पास 4 कॉलम है, 4 एट्रीब्यूट है, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, डिपार्टमेंट और एचओडी। अब हम जब इसकी फंक्शनल डिपेंडेंसी देखेंगे तो हमको ये पता लगता है कि भैया स्टूडेंट नेम जो है स्टूडेंट आईडी पे डिपेंड कर रहा है, डिपार्टमेंट स्टूडेंट आईडी पे डिपेंड कर रहा है और एचओडी नेम भी स्टूडेंट आईडी पे डिपेंड करता है। लेकिन जो एचओडी नेम पूरा स्टूडेंट आईडी पे डिपेंड नहीं करेगा। इसको फुली डिफाइन करने के लिए आपको, क्योंकि एचओडी किसका है, डिपार्टमेंट का, तो ये पार्शियल डिपेंड कर रहा है, फुल फंक्शनली डिपेंड नहीं कर रहा। तो हम इसको क्या करेंगे, दो रिलेशन में स्प्लिट करेंगे, एक स्टूडेंट टेबल बनाएंगे जिसमें हम क्या कर देंगे, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम और डिपार्टमेंट, और दूसरी टेबल बनाएंगे डिपार्टमेंट की जिसमें डिपार्टमेंट का नेम और एचओडी का नेम डिफाइन कर देंगे। इस तरीके से थर्ड एनएफ को जब हम क्रिएट करते हैं तो इससे क्या होगा, हमारी रिडंडेंसी रिड्यूस हो जाएगी और एनोमलीज जो हम इन ऑपरेशन, एनोमलीज का मतलब होता है ऑपरेशन में जो डेटा डुप्लीकेसी या डेटा लॉसेस जो होता है उसको हम एनोमलीज कहते हैं, और ये डिपेंड करती है डिफरेंट ऑपरेशन पर एसक्यूएल के, जैसे इंसर्शन, डिलीशन, अपडेट्स, इन पे डिपेंड करती है, ठीक है ना, कि हम कोई भी ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म करें जिसकी वजह से अगर डेटा डुप्लीकेट हुआ है या डेटा का लॉस हुआ है तो उसको एनोमलीज बोलते हैं। और उसके बाद में हम इस थर्ड एनएफ के थ्रू क्या करते हैं, डेटा इंटीग्रिटी को मेंटेन करते हैं। अब हम आगे चलते हैं तो डेटा थर्ड एनएफ का एक एक्सटेंडेड फॉर्म होता है जिसको हम बोलते हैं बीसीएनएफ। बीसीएनएफ फुल फॉर्म यानी अपने आप में कोई नई नॉर्मलाइजेशन फॉर्म नहीं है, केवल और केवल ये क्या है, ये केवल थर्ड एनएफ का एक्सटेंशन है। थर्ड एनएफ का जो एक्सटेंडेड फॉर्म है उसको बीसीएनएफ कहते हैं, ठीक है ना। बीसीएनएफ के अंदर सिर्फ और सिर्फ किसको हम रिमूव करते हैं, एनोमलीज को रिमूव करते हैं। ये देखते हैं कि भैया डेटा रिडक्शन तो नहीं हो रहा है, ठीक है ना, या किसी की जो डिपेंडेंसी है उसको चेक करते हैं। अब इसमें जो बेस मेन फीचर क्या हो गया कि बीसीएनएफ में वही रिलेशन आएगा जो कि थर्ड एनएफ के अंदर है, और थर्ड एनएफ में वो रिलेशन जो नॉन ट्राइबल फंक्शनल डिपेंडेंसी है जो हमने अभी डिस्कशन किया, ठीक है ना, वो नॉन ट्राइबल डिपेंडेंसी क्या होती है, जब किसी एक एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट यूनिकली दूसरे एट्रीब्यूट पर डिपेंड करते हैं, ठीक है ना, यूनिकली डिपेंड करते हैं, और या कोई दूसरा जो सबसेट है वो इस पर डिपेंड नहीं करता, यानी ये किसी
जो यूनिक, आप जैसे मान लो हम इस एग्जांपल से सिंपल ही बताते हैं कि भैया एक हमारा एक रिलेशन आर है, उसमें दो कॉलम है ए और बी, ठीक है ना। अब हमने कहा कि बी डिपेंड करता है ए पे, लेकिन बी डिपेंड तो कर रहा है, ठीक है ना, लेकिन बी ए का सबसेट नहीं है। यानी बी में जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, जितने भी जो कॉलम की वैल्यू है वो ए पे डिपेंड नहीं करती, यानी ए सुपर की नहीं है। तो इसको हम बोलेंगे नॉन ट्राइबल डिपेंडेंसी, ठीक है ना। नॉन ट्राइबल डिपेंडेंसी, अभी नॉन ट्राइबल डिपेंडेंसी को हमको कन्वर्ट करना है दूसरे के अंदर। हमको बताना है कि भैया जब एक एट्रीब्यूट, सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स और दूसरे या यूनिक जो दूसरे सब सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स पे डिपेंड करते हैं तो वो ट्राइबल होता है। यानी हमने यहाँ पे क्या कहा था कि बी के जो सबसेट एट्रीब्यूट्स है वो ए पे डिपेंड नहीं करते हैं। इसी चीज को हमको रिमूव करनी है। हमको यहाँ पर ये देखना है कि ऐसे कौन से बी के सब एट्रीब्यूट्स हैं जो ए पे डिपेंड नहीं करते, तो उनको हम स्प्लिट कर देंगे। और स्प्लिट करने के बाद में जो हमारा रिलेशन बनेगा वो BCNF के अंदर होगा। तो हम सिंपल सी बात है, यहाँ वही लेफ्ट और राइट वाला कंसेप्ट आ जाएगा कि जो राइट साइड के एट्रीब्यूट्स हैं वो फुल फंक्शनली लेफ्ट साइड वाले एट्रीब्यूट पर डिपेंड करने चाहिए। यानी एक जो लेफ्ट साइड वाला एट्रीब्यूट है वो सुपर की एट्रीब्यूट्स होना चाहिए। दैट इज द मेन कंसेप्ट। अब इसके फीचर्स की बात करें तो फीचर्स में रिडंडेंसी को एलिमिनेट करते हैं, डेटा इंटीग्रिटी को इंप्रूव करते हैं, और जो अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने बात करी, नॉन ट्राइबल फंक्शनल डिपेंडेंसी को यहाँ पे रिमूव किया जाता है, यानी कन्वर्ट किया जाता है ट्राइबल डिपेंडेंसी के अंदर। और स्ट्रिक्टनेस को यहाँ पर फॉलो किया जाता है ताकि हर रिलेशन डिपेंड करे ही करे, ऐसा नहीं हो कि पार्शियल हो, ठीक है। अब इसका सिंपल सा सिंटैक्स जो हमने BCNF का एक्सटेंडेड, सेम वही है। इसकी केवल अंतर क्या है, वहां पे नॉन ट्राइबल थी, यहाँ पे हमने ट्राइबल को एक्सेस किया है। यहाँ पे जो ट्राइबल है यानी जो डिपेंड करने वाला सेट है वो सुपर की होना चाहिए, यानी लेफ्ट वाला एट्रीब्यूट है वो वर्क्स जस्ट लाइक ए सुपर की, यानी उस पर जो राइट वाले एट्रीब्यूट के सबसेट्स हैं वो डिपेंड करने चाहिए। इसके स्टेप्स की जब हम बात करें तो स्टेप सिंपल है कि हम फंक्शनल डिपेंडेंसी को आइडेंटिफाई करेंगे, उसमें फिर देखेंगे कि कहां पर वायलेशन हो रहा है, ऐसा कौन सा कॉलम है जो सुपर की पे डिपेंड नहीं कर रहा है, और अगर ऐसा होता है तो हम उसको डिकम्पोज कर देंगे। और ये जब तक करते रहेंगे तब तक कि हम इस ट्राइबल डिपेंडेंसी को एक्सेस नहीं करते हैं। ये हमारा सिंपल सा एक एग्जांपल है। आर एक रिलेशन है जिसमें 3 एट्रीब्यूट है ABC। अब हम की जब फंक्शनल डिपेंडेंसी निकालते हैं तो हम ये कहते हैं कि भैया बी डिपेंड करता है ए पे और सी डिपेंड करता है बी पे, ये हमारे को दिया हुआ है। अब हम ये देखेंगे जब इसकी फंक्शनल डिपेंडेंसी को आइडेंटिफाई करते हैं तो हमने कहा कि बी के लिए डिटरमाइन ए है और सी के लिए डिटरमाइन बी है, तो अब हम इनको दो भागों में स्प्लिट कर देंगे। जब हम इसको क्योंकि ये दोनों वायलेट कर रहे हैं, क्योंकि हमने ये कहा था कि सब सेट डिपेंड करना चाहिए किस पर, लेफ्ट साइड एट्रीब्यूट पे, जो कि यहाँ पे नहीं हो रहा है, ठीक है ना। क्योंकि बी के सबसेट, बी के साथ में कौन सा पड़ा हुआ है, सी, ठीक है ना, लेकिन सी ए पे डिपेंड नहीं कर रहा है। जब सी ए पर डिपेंड नहीं करेगा तो क्या होगा, नॉन ट्राइबल। जब नॉन ट्राइबल आ गया तो उसको यहाँ पे रिमूव करेंगे। रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, इस रिलेशन को दो भाग में स्प्लिट कर देंगे, डिकम्पोज कर देंगे। जब डिकम्पोज करेंगे तो हमारे सामने ये रिलेशन बन जाएगा कि एक हमारा रिलेशन बनेगा R1 जिसमें केवल 2 कॉलम होंगे A और B, अब दूसरा R2 जिसमें B और C। यानी अब जो हमारे सामने पिक्चर आई है वो ऐसी है जो प्योरली क्या है, ट्राइबल डिपेंडेंसी वाली है। ये हमारा BCNF के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कशन किया। आई होप कि आपको ये नॉर्मलाइजेशन समझ में आया होगा। अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी होती है तो आप मेरे को इस क्लिप के अंदर या अपने ग्रुप के अंदर आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, गुड डे, टेक केयर।